नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाए, इसके लिए थोड़ा समय का अभाव रहा। आगे से आपकी सारी वीडियोज़ रेगुलर तरीके से डेली मिलती रहेंगी आपको। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं और इस एक वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटों के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। और सबसे जो अंत में हमारा जो बिंदु बचा था, एक पॉइंट बचा था कि प्लेट टेक्टोनिक के प्रभाव क्या क्या हैं, यानी कि जब प्लेटें खिसकती हैं आपस में तब कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है, या किस तरीके के किनारे बनते हैं, किस तरीके के किनारों का विनाश होता है, भूकंप कैसे आते हैं। तो इन चीज़ों की आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अंतिम पॉइंट बचा था इस वीडियो का वो बचा था कि प्लेट टेक्टोनिक के प्रभाव क्या होते हैं, अर्थात परिणाम क्या होते हैं। तो आज हम इन परिणामों की ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे कि किस तरीके से इसके प्रभाव काम करेंगे। तो जब प्लेटें आपस में खिसकेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे के पास में आएंगी, तब कुछ किनारों का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं प्लेट किनारा। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से किसका निर्माण होता है, प्लेट किनारों का निर्माण होता है। और उन प्लेट किनारों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो है हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा, और तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। तो इन तीनों किनारों को, यानी कि इन तीनों परिणामों को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो उसके लिए आपको एक बार थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये प्लेटें जो हैं वो कैसे मूवमेंट कर रही हैं। तो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये वाला जो रीजन था ये क्रस्ट था, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच में, यानी कि मेंटल के स्टार्टिंग के, यानी कि जब हम मेंटल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक लगभग 100 किलोमीटर तक का जो रीजन था, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये क्या है, इसका घनत्व अधिक है, और इसका घनत्व अधिक होने की वजह से मेंटल पर, या ये बोल सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर पर, ध्रुवल मंडल पर क्या तैरता रहता है? क्रस्ट तैरता रहता है। जैसे ये आपका अर्थ हो गया, ये क्रस्ट हो गई, जो सतह पृथ्वी की आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट के जो अंदर की परत है वो क्या है? मेंटल। और सबसे बीच की जो परत है, सबसे आंतरिक जो परत है वो क्या उनसी हो जाएगी? कोर हो जाएगी, जिसे हिंदी में हम क्रोड बोलते हैं। तो ये जो क्रस्ट है हमारा, भूपरपट्टी है, ये भूपरपट्टी क्या करती है कि इस मेंटल पर तैरती रहती है, इस मेंटल पर तैरेगी, क्योंकि ये क्या है? द्रव अवस्था में है, इसका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका जो रासायनिक संगठन है, या यहाँ जो तत्व पाए जा रहे हैं वो क्या है? भारी तत्व पाए जाते हैं। और भारी तत्व पाए जाने की वजह से इसका घनत्व भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो अधिक घनत्व होने की वजह से, तो क्रस्ट का जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी एस्थेनोस्फीयर की अपेक्षा में इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हल्के तत्व पाए जाते हैं। इस वजह से ये क्रस्ट या भूपरपट्टी किसके ऊपर तैरती रहती है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है। फिर यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही हैं? घूर्णन कर रही हैं आपस में। जब घूर्णन की वजह से यहाँ जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जब इनमें क्या होता है? हलचल होती है, तो इनका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तब ये एक तरंग के रूप में क्या होने लगते हैं? ऊपर उठने लगते हैं। जब ऊपर उठेंगे तब क्या करेंगे? प्लेट को तोड़ देंगे। और प्लेट को तोड़ देंगे तो प्लेट या तो एक दूसरे के पास पास आएगी या एक दूसरे से दूर दूर जाएगी। यही क्या कहलाती है? प्लेटों की गति कहलाती है।
अभी हम वो भी जानेंगे कि जो प्लेटों की गति है वो कितने प्रकार की होती है, तो प्लेटों की गति के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो एस्टोनोस्फीयर में संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं और संवहन तरंगों के उत्पन्न होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर जब उठेंगी संवहन तरंगें तो क्रस्ट को क्या करेंगी, तोड़ेंगी, यानी कि और ऊपर उठाएंगी तो क्रस्ट टूटेगा, और टूटेगा तो वो आगे या पीछे गति करेगा या मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इस टॉपिक का। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से तो रचनात्मक प्लेट किनारा बनेगा, किस प्रकार से विनाशात्मक प्लेट किनारा बनेगा, और किस प्रकार से संरक्षी प्लेट किनारा बनेगा। अब इनको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि प्लेटों की जो गतियां होती हैं वो क्या हैं, कितनी प्रकार की गति होती हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गतियां समझ में आ जाएंगी तब हमें ये किनारे भी समझ में आ जाएंगे। प्लेटों की गति, तो देखिए जो प्लेटों की गति होती हैं वो एक तो होती है हमारी अपसारित गति, एक होती है अभिसारित गति, और एक होती है संरक्षी गति। ठीक है, अब मैं यहां सबसे पहले किसको ले रहे हैं अपन, अपसारित गति को। तो अपसारित जो गति होती है वो क्या है कि मान लो ये कोई प्लेट है एक, और एक प्लेट ये है। अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट कर रही हैं, खिसक रही हैं, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, अपसारी गति कहलाएगी। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखने को आ जाए तब क्या लिखोगे, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करती हैं या गति करती हैं तो वो कौन सी गति कहलाती है, अपसारित गति कहलाती है। और इसी अपसारित गति के कारण जिस किनारे का निर्माण होता है वो कौन सा है, अपना रचनात्मक प्लेट किनारा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हो गई कौन सी, हमारी अपसारित गति। क्या डेफिनेशन होगी इसकी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं वो प्लेटों की अपसारित गति कहलाती है। और इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम क्या होगा, रचनात्मक प्लेट किनारा बनेगा। अब यहाँ इसका बेस समझ में आ गया होगा आपको कि रचनात्मक प्लेट किनारा किस गति के कारण बनता है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताइए संरक्षी गति के कारण किस प्रकार के प्लेट किनारे का निर्माण होगा, प्लेट मार्जिन का निर्माण होगा, तब आप क्या कहोगे। अभी आगे पढ़ते हैं तब पता चल जाएगा। अभी आपने क्या सीखा, जैसे आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए अपसारित गति का परिणाम क्या है, तो अपसारित गति का परिणाम क्या होगा, रचनात्मक प्लेट किनारा होगा। ठीक है, दूसरी जो गति आ रही है हमारी वो कौन सी आ रही है, अभिसारित गति। तो अभिसारित का मतलब है कि एक दूसरे के पास पास आना। तो देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के पास पास आती हैं। अब आप सोचिए जब कोई दो लोग पास पास आते हैं तब क्या होगा, या तो एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। ऐसे ही जब ये दो प्लेटें पास पास आएंगी तब क्या होगा, आपने मल्ल युद्ध देखा होगा, मल्ल युद्ध में दोनों लोग क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो जिसमें ताकत ज़्यादा होती है वो क्या करता है, ऊपर रहता है, और जिसकी ताकत कम होती है उसको नीचे चित्त पटक देता है। यही तो मल्ल युद्ध है। इसी टाइप का मल्ल युद्ध किन में होता है, इन दो प्लेटों में होता है कि जब ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के पास पास आएंगी, तो जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा, चाहे वो ये प्लेट हो सकती है या ये प्लेट हो सकती है, तो जो प्लेट अधिक भारी होगी, जिसका घनत्व अधिक होगा, वो प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी, क्षेपित हो जाएगी, दब जाएगी, और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर स्थापित हो जाएगी। इस गति को क्या कहा जाता है, अभिसारित गति कहा जाता है। और इसके द्वारा जिस प्लेट किनारे का निर्माण होता है वो कौन सा है, हमारा विनाशात्मक प्लेट किनारा। यानी कि जब ये दोनों प्लेटें, यानी कि इनके जो किनारे हैं, जब एक दूसरे के ऊपर ये स्थापित हो जाएंगी तो किसी एक प्लेट का जो किनारा है उसका क्या होगा, विनाश होगा। इसीलिए इससे बनने वाला जो प्लेट किनारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा हो जाएगा। और ये गति कौन सी हो जाएगी, अभिसारित गति।
अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं, एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं अर्थात एक दूसरे के पास पास आती हैं, वो कौन सी गति कहलाती है? प्लेटों की अभिसारित गति कहलाती है। ठीक है, तो ये दो गतियां हो गई। तीसरी जो गति है हमारी वो है संरक्षी गति। संरक्षी गति, अब इसको भी समझ लीजिए, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये इस तरफ मूवमेंट कर रही है और ये इस तरफ मूवमेंट कर रही है, अर्थात ये ना तो एक दूसरे के ऊपर छेपित हो रही हैं, ना ही एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, अर्थात ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर दिशा में क्या कर रही हैं? मूवमेंट कर रही हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर दिशा में मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? संरक्षी गति कहा जाता है। और संरक्षी गति के कारण संरक्षी प्लेट किनारे का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर आपसे इसके परिणाम की बात पूछी जाए कि बताइए अपसारित गति का परिणाम क्या होगा, अपसारित गति के परिणाम से किस प्रकार का, तो इससे कह सकते हैं आप कि इससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है, नई भूपरपट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां इसका परिणाम लिख देना, नए क्रस्ट का निर्माण होगा। और जब ये पूछा जाए कि अभिसारित गति का परिणाम क्या होगा, तब आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें क्रस्ट का क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? क्रस्ट का विनाश होता है। और इसका पूछा जाए कि संरक्षी गति का परिणाम क्या होगा, तब आप इसमें कह सकते हैं कि ना तो इससे नए क्रस्ट का निर्माण होगा और ना ही क्रस्ट का क्षय होगा, अर्थात विनाश होगा। वो कौन सी गति कहलाएगी? संरक्षी गति कहलाएगी। अब एक मुख्य अंतर ये समझना है आपको इसमें कि जो संरक्षी गति है, ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं? एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट कर रही हैं। जब ये एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट करेंगी तो इनसे क्या होगा? थोड़ी सी हलचल होगी और वो हलचल क्या कहलाती है? हमारी भूकंप कहलाती है। तो संरक्षी गति के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? भूकंप उत्पन्न होते हैं। अभी हम विस्तार से इनको समझेंगे संरक्षी प्लेट किनारे में। तो देखिए, जब इसका परिणाम पूछा जाए तो आप कहना, न तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा, दिख रहा होगा आप सभी को, और ना ही क्रस्ट का विनाश होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी संरक्षी गति है। तो आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसकी डेफिनेशन तीनों की और तीनों के परिणाम, और ये इमेज यानी कि डायग्राम आप साथ साथ बनाते जाना, ताकि आपको भविष्य में जब आप इनको सेल्फ पढ़ने बैठेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, सब डायग्राम का खेल है। अगर डायग्राम अच्छे से आपने बना लिए, ज्योग्राफी कंप्लीट है। ज्योग्राफी चलती किस पे है? डायग्राम पर चलती है। अगर डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए तो ज्योग्राफी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें कट करके देखोगे या निकाल के देखोगे तो ज़िंदगी भर फिर आप ज्योग्राफी ही पढ़ते रहना, ज्योग्राफी कभी समझ में आएगी नहीं। अब बात करते हैं हम एक एक करके इन प्लेट किनारों की। तो सबसे पहले लेते हैं हम रचनात्मक प्लेट किनारा, कि रचनात्मक प्लेट किनारा कैसे बनता है। तो डायग्राम है, बहुत अच्छे से बनाना उसको। चलिए देखिए, रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। एक प्लेट तो हमारी ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, और ये हमारा एस्थेनोस्फीयर हो गया। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया?
एस्थेनोस्फीयर हो गया, और यहाँ पर बीच में अभी एक एक करके इनके नाम लिखते जाना, ये एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर में क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं, वो यहीं लिख लेना, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। और रेडियो एक्टिव मिनरल्स जब ऊपर उठते हैं तब इनको क्या कहा जाता है, यहां से होकर के ये ऊपर उठते हैं इस तरीके से, और एक किनारा तो ये बनेगा और फिर एक किनारा ऊपर की ओर बनेगा। अब देखिए, जब रेडियो एक्टिव मिनरल्स संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठने लगते हैं तो उसको कहा जाता है प्लूम। क्या कहा जाता है, प्लूम कहा जाता है। और जहाँ पर या जिस क्षेत्र में ये तरंगें एकत्रित होकर के ऊपर उठती हैं इसको कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाएगा, हॉट स्पॉट। आप बहुत अच्छे से याद रखना इसको कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव मिनरल्स एकत्रित होकर के संवहन तरंगों को एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं वो क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट कहलाता है। और जहाँ संवहन तरंगें ऊपर की ओर उठने लगती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्लूम कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एस्थेनोस्फीयर में क्या पाए जाते हैं, आपके मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैग्मा चैम्बर, अर्थात मैग्मा मिलेगा। और मैग्मा धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही मैग्मा को दरारों से होते हुए ये ऊपर की ओर आता है तभी क्या बनते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो देखो ये प्लेट किनारा कैसे होगा, जैसे अभी आपने देखा था कि दोनों प्लेटें क्या करेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, और एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में दूर करेंगी तो प्लेटें पास पास आएंगी कि दूर दूर जाएंगी, तो प्लेटें दूर दूर जाएंगी। तो यहाँ एक चीज़ ये भी समझना कि गई कैसे ये दूर दूर, तो आपको पता था कि रीजन आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि प्लेट के जो गति करने का जो रीजन है, कारण है, वो क्या है, यानी कि इसके एस्थेनोस्फीयर से संवहनीय तरंगें उठती हैं, और संवहनीय तरंगें क्या करती हैं, जब ऊपर की ओर जाएंगी तो पहले ये दोनों प्लेटें क्या थीं, पास पास आपस में टकरा रही थीं, और आपस में टकरा रही थीं या सेट थीं, तो धीरे धीरे जब यही संवहन तरंगें ऊपर आईं तो इन्होंने क्या किया होगा, प्लेट को धक्का दिया होगा, और प्लेट को जब धक्का दिया होगा तो यहाँ से ये इस प्लेट में क्या आ गए होंगे, क्रैक आ गए होंगे, चटकन आ गई होगी, भ्रंश पड़ गए होंगे, जिसकी वजह से ये दूर दूर हो गई। दूर दूर हो गई तो एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है अब इसको क्या मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए, और ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ जमा हो जाएगा, तो एक किनारा तो ये बन गया, फिर ये और ऊपर जाएगा तो यहाँ जम जाएगा, एक किनारा ये बन जाएगा, और बीच में जो जगह खाली रह गई है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मिडन रिज, यानी कि मध्य कटक। अब यहाँ दो तीन सवाल आते हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है कि रचनात्मक प्लेट किनारे में क्या हुआ, प्लेट का विनाश हुआ या निर्माण हुआ। तो आपको दिख रहा है कि पहले ये दोनों एक थीं, अब ये दूर दूर गईं तो नई चीज़ बनी, अर्थात अब और नए क्रस्ट का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और नए क्रस्ट का निर्माण किस में होता है, रचनात्मक प्लेट किनारे में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए पहले यहाँ पर महासागर नहीं था, अब जैसे ही ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, दूर दूर जाएंगी तो इनके बीच में क्या रह गया, स्थान खाली रह गया। तो इस प्रकार से ये इस रीजन में महासागरीय गर्तों का निर्माण होगा, और यहाँ पर क्या फैल जाएगा, महासागर का जल समाहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ महासागरीय नितल का विस्तार होगा, महासागरीय विस्तार होगा, और महासागरीय विस्तार किससे होगा, रचनात्मक प्लेट किनारे से। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अब बात आती है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पृथ्वी में कहाँ पर संपन्न होती हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर, ये यानी कि जब ये दोनों प्लेटें क्या हुई,
दूर दूर गई और दूर दूर गई तो क्या होगा, महासागर खुला। जब आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें देखा था कि जब अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर गई और ये प्लेटें पूरब और उत्तर पूरब की ओर गई तो बीच में स्थान खाली रह गया, जिससे क्या खुला, अटलांटिक महासागर खुला। ये किसका कारण है, रचनात्मक प्लेट किनारे का परिणाम है। ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरा जो हमारा प्लेट किनारा आ रहा है वो है विनाशात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं ये, बस इनको याद रखना है। गति आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि गतियों आधा कॉन्सेप्ट तो गति से ही क्लियर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ उसी गति वाले कॉन्सेप्ट को लागू कर दीजिए कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख आती हैं, ठीक है, तो सम्मुख आएंगी तो यहाँ क्या होगा कि जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे दब जाएगी और जिसका घनत्व कम होगा वो अधिक घनत्व वाली प्लेट पर स्थापित हो जाएगी। कैसे, मान लो प्रारंभिक अवस्था तो ये थी कि दो प्लेटों की, अब वर्तमान अवस्था देख लेते हैं। एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अब मान लो इसका जो घनत्व था वो क्या था, अधिक था, और इसका जो घनत्व था वो कम है। तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे चली गई और जिसका घनत्व कम है वो उसके ऊपर स्थापित हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किनारे का विनाश हो रहा है, क्रस्ट का विनाश हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। और जहाँ पर ये दोनों प्लेटें छेपित होती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। अब यहाँ आपको दो तीन कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे कि जहाँ पर ये दोनों प्लेटें छेपित होती हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, बेनी ऑफ जोन। दूसरी चीज़, कौन सी गति के कारण बन रहा है बेनी ऑफ जोन, तो आपको याद रखना है अभिसारित गति के कारण, क्योंकि अभिसरण में क्या होगा, दो चीज़ें एक दूसरे के पास पास आती हैं। तो यहाँ दो प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास पास आ रही हैं और पास पास आ रही हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व वाली प्लेट के ऊपर स्थापित हो जाती है, जिससे क्रस्ट का विनाश होता है। क्रस्ट का विनाश होगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, बेनी ऑफ जोन कहेंगे। अब हमें यहाँ दो तीन बातें याद रखनी हैं। दो तीन बातें कौन कौन सी, कि आपने जब स्टार्टिंग में देखा था प्लेटों का प्रकार, तो प्लेटों के प्रकार में आपने एक तो महाद्वीपीय प्लेटें देखी थी और एक महासागरीय प्लेटें देखी थी। अब हमें ये देखना है कि हो सकता है कि दो प्लेटें महाद्वीपीय हों, यानी कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें पास पास आएंगी तब क्या घटना घटेगी, दो महासागरीय प्लेटें जब पास पास आएंगी तब क्या घटना घटेगी, और एक प्लेट अगर महाद्वीपीय है दूसरी महासागरीय तब क्या घटना घटेंगी। तो हम तीनों कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मान लो एक प्लेट महासागरीय है तथा दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखो जैसे ये है क्या आपका प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर ये है, तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ये अमेरिकन प्लेट हो गई। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट के आपस में जब ये दोनों टकराएंगी तब क्या होगा कि यहाँ पर बेनी ऑफ जोन बनेगा, अर्थात क्रस्ट का विनाश होगा। तो इसके नीचे जितना भी मैग्मा होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ से जो मैग्मा निकलेगा वो इस किनारों पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। और किनारों पर स्थापित हो जाएगा तो देखिए जैसे ही वो मैग्मा बाहर निकलेगा और जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास पास आएंगी तो यहाँ से अब जो अवसाद थे, यहाँ के जो मैग्मा था, वो धीरे धीरे जब दो चीज़ों के बीच में कोई वस्तु आती है तो वो क्या होती है, उसमें वलन पड़ते हैं। और वलन कैसे पड़ते हैं, जैसे मान लो ये कोई पेज है
और ये पेज क्या है। अब जैसे दो प्लेटें पास पास आ रही हैं और ये नीचे मैग्मा है, तो बीच वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और बीच वाला हिस्सा जैसे ही ऊपर उठेगा तब इससे पर्वतों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो जितने भी ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी की बेल्ट और भूकंपों की जो बेल्ट मिलेगी वो कहाँ पे है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, वो किसकी वजह से हुई है कि जब दो प्लेटें पास पास आईं तो वहाँ पर जो अवसाद थे, जो निक्षेप थे, जो मैग्मा था, उसमें वलन पड़े, और वलन पड़ने की वजह से रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि जब दो प्लेटें महाद्वीपीय हों, ठीक है। अब देखो, जब दो प्लेटें महाद्वीपीय हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपने अच्छे से समझा था कि एक तो हमारी यूरेशियन प्लेट है और एक हमारी इंडियन प्लेट थी। तो इंडियन प्लेट किसका हिस्सा थी, गोंडवाना लैंड का, और यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का। गोंडवाना लैंड उत्तर पूर्व की ओर खिसका था, उत्तर की ओर खिसका था, ये अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसका। तो यहाँ से भारत का ये वाला हिस्सा यानी कि प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से निकला, और इधर से यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो इनके बीच वाले हिस्से में क्या हुआ, वलन पड़ा। जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, वलन पड़ेगा, और उसके वलन पड़ने से हिमालय पर्वत की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्योंकि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने थे तो उनके बीच में टेथिस सागर के अवसाद शेष रह गए थे। तो टेथिस सागर के जो अवसाद थे, जो सेडिमेंट थे, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य में आ गए, और दोनों प्लेटों के मध्य में आ गए तो उस भूसन्नति में वलन पड़ने लगे, और वलन पड़ने लगे तो क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब एक बात आती है कि जब दो प्लेट महासागरीय हों, जब दो प्लेट महासागरीय हों, तो दो प्लेट महासागरीय तब भी क्या होगा, जैसे एक तो हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि दो महासागरीय प्लेटें कौन सी टकराएंगी, तो ये तो होगी हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, और इधर होगी हमारी जापान सागर प्लेट। ये वाली जापान सागर प्लेट हो गई, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तब भी कोई ना कोई स्थलखंड ऊपर उठेगा, यानी कि वलन पड़ेगा, जिससे क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ये किसका परिणाम है, जब महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो ये तो हो गई हमारी विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा में तीन गतिविधियां होंगी, कौन कौन सी, एक तो कि जब एक प्लेट महासागरीय हो, दूसरी महाद्वीपीय, दूसरा दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, तीसरा जब दो प्लेट महासागरीय हों। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा आता है वो आ रहा है संरक्षित प्लेट किनारा। तो देखिए, अगला जो परिणाम है वो है संरक्षित प्लेट किनारा। इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको ज़्यादा समझना ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए। बस इतना से याद रखिए कि एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट ये है। ये इस तरफ गति कर रही है और ये इस तरफ गति कर रही है, यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर दिशा में गति करती हैं तो उसे संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, अभी आपने देखा था कि इसमें न तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा
और ना ही क्रस्ट का क्षय होगा या विनाश होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर दिशा में डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं, तब क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल होगी और यहाँ पर हलचल होगी, तो किसकी उत्पत्ति होगी? भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी में थरथराहट या पृथ्वी का कंपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति किस प्लेट किनारे की वजह से होती है या किस प्लेट गति की वजह से होती है? तो संरक्षित प्लेट गति की वजह से, संरक्षित प्लेट किनारे की वजह से, और इसे ही क्या कहा जाता है? संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसके बावजूद थोड़ी बहुत जो भी आपका कोई सवाल रह जाता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है, फेसबुक पेज की जो लिंक दी गई है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर आराम से हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। थैंक यू।